इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर सचिन गुप्ता। और जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, आप यकीन मानिएगा, यह पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। मेरा मानना है, आज तक शायद ही ऐसा कोई पेपर होगा या ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर पॉलिटी आती हो। ठीक है, और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। ये जो चैप्टर है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये एक लंबा चैप्टर भी है और ऐसा चैप्टर भी है जो अधिकांश बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसके पीछे एक कारण है। आप पॉलिटी के कई सारे ऐसे चैप्टर देखते हो जिनमें सिर्फ रटना होता है, सिर्फ रटना। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप रट के कभी भी सारे के सारे क्वेश्चन ठीक कर ही नहीं सकते। आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इन कॉन्सेप्ट को समझने की। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए, अगर मैं आपको समझाऊं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, अगर हम लोग समझना चाहें कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, फंडामेंटल राइट यार बहुत ही सिंपल है। फंडामेंटल राइट की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल राइट देखो वो राइट होते हैं जो एक इंडिविजुअल के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? फंडामेंटल राइट यानी कि इन शॉर्ट एफआर, हिंदी में कहूँ तो मौलिक अधिकार। ये वह दोस्तों अधिकार होते हैं जो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए ये क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं। इन्हीं हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो आपको याद रखना है, हमारे संविधान के अंदर कुछ राइट्स दिए हुए हैं जो कि दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम लोग समझना चाहें कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं ये वो राइट होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के ऑल अराउंड डेवलपमेंट यानी कि उसका जो विकास है उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। यानी कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए जो राइट्स इम्पोर्टेंट होते हैं हम उन्हें कहते हैं फंडामेंटल राइट। अब मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई बात 20 या 30% समझ में ज़रूर आ गई होगी कि फंडामेंटल राइट क्या किससे कहते हैं। बाकी नहीं समझ में आई, कोई चिंता की बात नहीं है। जो बची कुची बात है ना, वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखो, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइट में जो फंडामेंटल राइट है हमारा 15, ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये तो होगी दोस्तों किताई भाषा। मैं आपको हिंदी में कहूँ तो आर्टिकल जो 15 है वह ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, लिंग के आधार पे और आपका प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको इसी आर्टिकल के लिए जोड़ के समझाता हूँ अपनी डेफिनेशन से, जो मैंने आपको बताई कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट हैं जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। अब आप समझो, यहाँ पर एक व्यक्ति है ए, ठीक है। अब ए की इच्छा है कोई जॉब वगैरह करने की, तो ये ए आया मेरे पास, यानी कि मेरे पास, सचिन के पास आया।
अब यार मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे तो एक ऐसा बंदा चाहिए पोस्ट पे जो कि दोस्तों गुप्ता हो। ठीक है, क्योंकि मैं गुप्ता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे को ऐसा वर्कर मिले, ऐसा काम करने वाला मिले जो खुद भी गुप्ता हो। लेकिन ये जो बंदा है, ये मान लीजिए आप कोई लोअर कास्ट से आता है, ये मेरे पास आया काम मांगने के लिए, मैंने इससे मना कर दिया, क्योंकि भाई मैंने इससे कह दिया क्योंकि यार देखो आप लोअर कास्ट के हो इसलिए मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, मैं जो जॉब दूंगा, जो भी जॉब है वो मैं हायर कास्ट वाले को ही दूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग ये देखो कि जो ये ए बंदा है, इसका जो डेवलपमेंट है वह नहीं रुका क्या? डेवलपमेंट रुक गया ना यार। अगर इसे ये जॉब मिल जाती तो ये दोस्तों ऐसे बहुत सारे काम कर सकता था जिससे इसका फर्दर डेवलपमेंट होता। तो यहाँ पे आपको मैंने एक आर्टिकल 15 की मदद से समझाया कि जितने भी आर्टिकल 15 नहीं, मैं आपको और भी कई सारे आर्टिकल के एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे। ये जितने भी आर्टिकल नहीं, ये ज़रूरी होते हैं दोस्तों हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हमारे विकास के लिए। अब अगर आपसे मैं बात करूँ, जैसे कि हमारे संविधान में दिया हुआ है कि हमारे लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी कि ये हमारे ऊपर है कि हमारे को कौन सा जो रिलीजन है उस वह चुनना है, और जो अपना रिलीजन है उसे हमें किस तरीके से मैनेज करना है, ये भी हमारे लिए फ्रीडम मिली हुई है। ठीक है, अपने जो रिलीजन है उसे हमें किस तरीके से क्या करना है दोस्तों, मैनेज करना है, ये भी हमारे को आर्टिकल 26 में फ्रीडम मिली हुई है। ठीक है, तो ये जो राइट है हमारे को मिला हुआ है कि चलो हम अपना जो है वो दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो हमें मिलता है, यानी कि हम अपने रिलीजन जो है उसको प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल दोस्तों क्या है, बिल्कुल हम लोग फ्री हैं। तो इससे दोस्तों डेवलपमेंट नहीं होता है, इससे बिल्कुल डेवलपमेंट होता है। इससे होता है दोस्तों हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट होता है इससे? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो आई होप आपको ये 2 एग्जांपल्स बात समझ में आई होगी। चलो तीसरा मैं आपको एग्जांपल और भी दे देता हूँ। ये है आर्टिकल 17 जो है वो ये कहता है कि दोस्तों किसी के साथ में भी अनटचेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, आपने हमारे अगर इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पहले के समय में लोअर कास्ट के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुआ करती थी। लोग जो है ना उन्हें छूना नहीं पसंद किया करते थे। तो हमारे संविधान में साफ साफ लिख दिया गया कि जो अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस है, जो लोग करते हैं लोअर कास्ट के साथ, उनको छूना नहीं पसंद करते, उनके साथ में बैठना नहीं पसंद करते, उनके साथ में अच्छे से बात करना नहीं पसंद करते। वो अगर कहीं पे बैठ जाएं तो जगह को 70 बार धोते हैं फिर खुद बैठते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना वह भी बिल्कुल भी नहीं होंगी, हमारे संविधान में साफ साफ लिख दिया गया है। अब एक पर्सन आता है मान लीजिए लोअर कास्ट से, तो ये जो है आर्टिकल जो है कि ये लोअर कास्ट के डेवलपमेंट में सहायता नहीं करता है। अब एक लोअर कास्ट का बंदा चाहता है खुद को डेवलप करना, वो चाहता है कल को आईएएस बनना, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ नहीं कहीं पे आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ कहीं लिखा हुआ है ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा, अनटचेबिलिटी को हम अबॉलिश करेंगे। तो हमारे यहाँ पे तो यही होगा ना, अगर पुराने सिस्टम को देखा जाए तो जो हायर कास्ट है वो हायर पद पे जाएगी, जो लोअर कास्ट है भाई वही काम करती रहेगी, शूद्र वाला पैर दबाना, और जो ऊपर की 3 कास्ट हैं यानी कि पंडित, ब्राह्मण और आपकी क्षत्रिय, इनकी सेवा करना, तो ये तो वही करते रहेंगे ना। ये खुद कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे, इन्हें कभी भी जो हाई पद है वह कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपको मैंने ये समझाया कि किस तरीके से एक जो पर्सन जो लोअर कास्ट से आता है वह दोस्तों अनटचेबिलिटी की वजह से अपने डेवलपमेंट कभी भी नहीं कर पाएगा। वह हमेशा इन 3 कास्ट जो कि ब्राह्मण बनिए क्षत्रिय, ठीक है, यानी कि वैश्य, तो इन तीनों की सेवा में लगा रहेगा और ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए कि किस तरीके से दोस्तों मदद करता है हमारे डेवलपमेंट में। ठीक है, और खासकर जो है ये हेल्पफुल रहता है माइनॉरिटीज़ के लिए, लोअर कास्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग अपनी इंडियन सोसाइटी को उठा के देखें 1950 से पहले, तो यहाँ पे जो लोअर कास्ट थी उनके साथ में बहुत ही गलत तरीके से बिहेव किया जाता था। यहाँ पे जो लोअर कास्ट थी ना उनके पास में अपर कास्ट बैठना पसंद नहीं किया करते थे। जितने भी सेवा वाले काम थे बहुत सबके सब लोअर कास्ट के पास थे, और जितने भी अच्छे अच्छे काम हुआ करते थे वह सारे के सारे अपर कास्ट के पास थे। तो यहाँ पे जो लोअर कास्ट था ना उसका दोस्तों बहुत ही शोषण किया जाता था। हमारे संविधान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे कि दोस्तों इनका शोषण बिल्कुल भी नहीं किया जाए। यानी कि अगर कोई जॉब निकलती है जो कि पब्लिक जॉब है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो हमारा संविधान उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वहाँ पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि लोअर कास्ट को अच्छी पोस्टें वो ना दी जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि फंडामेंटल राइट जो है ना वो कुछ भी नहीं है, उसका सिंपल सा पर्पस है दोस्तों, वह ये है कि हर व्यक्ति का दोस्तों चौमुखी विकास हो सके। ऐसा नहीं हो कि अपर कास्ट जो है वही विकास कर पाए, लोअर कास्ट जो है वह दोस्तों दब जाए, या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं वह दोस्तों मेजॉरिटी से दब जाएं और माइनॉरिटी अपना विकास कभी भी नहीं कर पाएँ। तो आपको आज के बाद याद रखना है कि फंडामेंटल राइट कुछ नहीं है, ये वह राइट होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के दोस्तों किस काम में आते हैं, ये डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आप खुद लगा लीजिए कि क्या डेवलपमेंट हो पाएगा। आप मान लीजिए एक बंदा है ए और ये मान लीजिए है दोस्तों किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। अब हमारे संविधान के अंदर ऐसा कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ में क्या होगा, इसके साथ में हमेशा ही अनटचेबिलिटी होती रहेगी। इसके साथ में कोई खाना नहीं पसंद करेगा, इसके साथ कोई बैठना नहीं पसंद करेगा, और जब खाना और बैठना नहीं पसंद करेगा तो दोस्तों क्या है कि इसका कभी विकास हो पाएगा, इसका कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। ओके, तो फंडामेंटल राइट को हमेशा याद रखिएगा, ये कुछ नहीं होते दोस्तों, ये वह राइट होते हैं जो एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं। आई होप आपको फंडामेंटल राइट समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट हमारी संविधान में किस भाग में लिखे गए हैं। तो आपको याद रखना है जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे संविधान के तीसरे भाग में लिखे गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले भाग में दोस्तों यूनियन यानी टेरिटरी लिखा हुआ है, यानी कि संघ और इसके राज्य क्षेत्र लिखे हुए हैं। दूसरा जो है उसमें दोस्तों नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है। जो तीसरा है इसमें दोस्तों आपके मौलिक अधिकारों के बारे में दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है जो हमारा संविधान है उसका जो भाग 3 है उसके अंदर दोस्तों फंडामेंटल राइट का मेंशन है फ्रॉम द आर्टिकल 12 to 35। 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल हैं यह दोस्तों फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मैं आपको ले चलता हूँ आज के अपनी पहली स्लाइड के ऊपर। आई होप दोस्तों आपको सेशन के अंदर एंजॉय आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको इस सेशन के अंदर मेरे इसी तरीके से पेस में पढ़ना है, सेशन के अंदर एंजॉय करना है, तो दोस्तों मेरी वीडियोस के साथ कंटिन्यू में बने रहो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे कि दोस्तों मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस लाता रहूं। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया ये फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिए हुए हैं हमारे संविधान में। तो संविधान का जो भाग तीसरा है उसके अंदर दोस्तों ये फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ओरिजिनली बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे। इन 395 आर्टिकल में 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल थे ना ये कवर करते थे फंडामेंटल राइट्स के लिए यानी मौलिक अधिकार के लिए। अब दोस्तों एक बात आती है ना कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दोस्तों हमने कहीं ना कहीं से लिया हुआ है, यानी कि ऐसा कोई पार्ट है नहीं हमारे भारत के संविधान का जिसको हमने खुद से डेवलप किया हो, जिसको दोस्तों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है जिन्होंने इसको खुद से डेवलप किया हो, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से ली हुई हैं। तो इसी कड़ी में जो फंडामेंटल राइट्स है ये दोस्तों लिया गया यूएसए से, यूएसए के दोस्तों बिल ऑफ राइट से। कहाँ से लिया गया है ये, यूएसए के बिल ऑफ राइट। हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना उसको हम यूएसए के अंदर बिल ऑफ राइट के नाम से जानते हैं। तो इसी बिल ऑफ राइट से दोस्तों ये जो इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स को लिया है। अब अगली बात आती है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट जो है ना वह दोस्तों पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए। इसको अगर आपको समझना है तो आप इसे ऐसे करके समझिए। देखिए अगर आप मान लीजिए आज फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो सरकार दोस्तों कैसा काम करती, सरकार एक तानाशाह की तरह काम करती, ठीक है। सरकार की जब इच्छा होती तो वो हमारे को बोलने देती, जब इच्छा होती तो हमारे को नहीं बोलने देती। साफ सीधी बात है, सरकार के विरोध में अगर आप चले जाते ना तो सरकार साफ सीधी बात है भाई आपके लिए बोलने से मना करती है, आपके लिए दोस्तों उसके लिए पनिश करती है जब भी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते हैं। आज आप लोग देखते हो ना, आज आप देखते हो न्यूज़पेपर्स में दोस्तों कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है गवर्नमेंट के लिए। अब वो ठीक है कि गलत है, हम इसके ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, फिलहाल क्रिटिसाइज़ किया जाता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, एक्ट होते हैं, एक्टिविटी होती है, इनको लेके बहुत सारे जो कॉलमिस्ट होते हैं, जो कॉलम्स लिखते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, ये बहुत तरीके दोस्तों इनकी बुराइयाँ करते हैं। लेकिन आप लगा लीजिए कि अगर ऐसा होता कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो क्या गवर्नमेंट अपना क्रिटिसाइजेशन होने देती? साफ सीधी बात है दोस्तों, ये अपना कभी भी क्रिटिसाइजेशन नहीं होने देती। अपनी बुराइयां जो है वो कोई नहीं चाहता हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता गवर्नमेंट जो है ना भाई अपना क्रिटिसाइजेशन नहीं होने देती और एक तानाशाह की तरह काम करती। हमारे को बस उतने ही राइट देती, ये नहीं देखती कि हम जनता के लिए वो राइट दे जो उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये हमारे को वो राइट देती जो इनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो हमारे पास वो राइट नहीं होते जो कि हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। हमारे पास वो राइट्स होते जो इनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जो सरकार के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। हमारे पास दोस्तों स्पीच जैसा कोई भी राइट नहीं होता। हमारे को जो राइट टू मूवमेंट जैसा अधिकार है ये भी दोस्तों राइट टू मूवमेंट जैसा अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होते आज हमारे पास तो सरकार की जो मनमर्जी आता वो वह राइट बनाता और जो मनमर्जी आता वह अबॉलिश कर देता। यहाँ पे सरकार बिल्कुल भी ये चिंता नहीं करती कि हम ऐसे राइट को बनाएं जो कि किसी पर्सनल इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल जो है ना उसका डेवलपमेंट में सहयोग करें। ये वह राइट बनाते जो इनके
उनके पर्सनल डेवलपमेंट में सहयोग करें। और आप इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ भी सकते हो। तो यहाँ पे आपको आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं होते ना, तो अगर आप एक सिचुएशन ये भी बना के देखो कि चलो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फंडामेंटल जो एफआर है ना वो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक बात यह भी कह सकते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो दोस्तों यहाँ पे जो जो हमारा इंडिया होता भाई लॉस के हिसाब से नहीं चल रहा होता भाई दोस्तों, एक आदमी के हिसाब से चल रहा होता, मैन के हिसाब से चल रहा होता, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी जो है वह एक सही बात जो है वो नहीं होती। हमारे लिए एक ऐसा इंडिया का निर्माण करना था जो पूरा लॉ के हिसाब से चले, ऐसा नहीं जो किसी व्यक्ति के हिसाब से चले, क्योंकि अगर व्यक्ति के हिसाब से चलता है ना तो दोस्तों इसे हम तानाशाही कहेंगे। और तानाशाही जहाँ होती है ना वहाँ डेमोक्रेसी कभी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, वहाँ डेमोक्रेसी जैसी चीज़ जो है ना वह होती ही नहीं। अब एक बात हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना इनका पहली बार जो है संकल्पना कब हुई, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का बैकग्राउंड क्या है, कब हमारे भारतीयों के पहली बार दिमाग में आया कि फंडामेंटल राइट जो है ना वो हमारे संविधान के अंदर होने चाहिए। तो ये दोस्तों सबसे पहली बार दिमाग में आया था 1988 में, ठीक है। अब देखो आशीष सर आपको एक पढ़ाएंगे हिस्ट्री में नेहरू रिपोर्ट, क्या पढ़ाएंगे, नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट जो थी तैयार की गई थी नेहरू के द्वारा कि हमारे देश में ना किस तरीके से कानून व्यवस्था होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोविजंस होने चाहिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, उन प्रोविजंस के बारे में दोस्तों बताया गया था इस नेहरू रिपोर्ट में, जो कि स्वयं नेहरू जी के द्वारा पेश की गई थी। इस नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों पहली बार हमारे भारत के अंदर फंडामेंटल राइट जैसी किसी चीज़ के बारे में बात की गई थी। फिर दोस्तों इसी को आगे कंटिन्यू किया गया 1931 में, और आपको पता होगा 1931 में दोस्तों एक बहुत ही स्पेशल इवेंट हुआ था जो कि था कराची सेशन। तो इस कराची सेशन में भी दोस्तों आवाज़ उठी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अपने संविधान में ज़रूर से होने चाहिए। लेकिन फिर हुआ क्या आगे, अगर मैं आपको आगे की बात बताऊं तो फिर होता क्या है आगे, जब साइमन कमीशन आती है, ठीक है, जो कि दोस्तों लेकर आती है हमारे भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इसमें ये जो मांग थी फंडामेंटल राइट की, इसको दोस्तों कर दिया जाता है रिजेक्ट, यानी कि इस मांग को ठुकरा दिया जाता है, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है। तो आपको यह भी एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट का बैकग्राउंड क्या है। अब यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। अब देखो एक बात और याद रखो, जो फंडामेंटल राइट्स है ना अपन लोग उनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोगों ने, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। चलो आगे स्लाइड में चलते हैं। अब बात आती है कि सर जी हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। देखो अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों 6। कितने टोटल फंडामेंटल राइट है, टोटल हमारे पास फंडामेंटल राइट है 6, ठीक है। अब यह जो फंडामेंटल राइट अगर ओरिजिनल टाइम को देखा जाए तो हमारे पास जब हमारे भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट थे दोस्तों वह थे 7, लेकिन आज के टाइम के ऊपर है 6। इनमें दोस्तों ये जो आपका इनमें दोस्तों जो आपका एक फंडामेंटल राइट है ना, जो कि है दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी। क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में है। इसे दोस्तों आप फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया है और इसे दोस्तों लीगल राइट बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, लीगल राइट। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे दोस्तों 2-3 जो है वो केस स्टडी लगेंगी, उनको मैं आपको 2-3 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ठीक है, 2-3 कोई केसेस है ना उनको मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स को हमने क्यों एंड किया, ठीक है, और हम लोग जो है वह इनको लीगल राइट क्यों बनाए। पहले क्या था कि जो फंडामेंटल राइट था ना वह दोस्तों आपका था जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था वह था फंडामेंटल राइट। लेकिन हुआ क्या, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी भारत के सामने जिसकी वजह से इस राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है इसको हमने कर दिया डिलीट और फिर इसे बना दिया गया दोस्तों लीगल राइट। अब ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई भारत के सामने, मैं इन्हें बहुत डिटेल में आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो अभी के लिए इतना ही रहने देता हूं। तो देखो अभी अगर बात की जाए हमारे पास, तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। पहला दोस्तों राइट टू इक्वेलिटी जो कवर करता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। फिर है राइट टू फ्रीडम जो कवर करता है दोस्तों आर्टिकल 19 से 22 तक। फिर है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24। फिर आता है यहाँ पे आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि है दोस्तों आपका 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। फिर है दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि है दोस्तों आर्टिकल 29 से 30 तक। इसके बाद दोस्तों जो छठा है वह है दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया ये दोस्तों अब क्या है, इसे दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है और इसको बना दिया गया है दोस्तों एक हमने लीगल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट्स हैं। सातवें की बात की है दोस्तों तो यह है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है,
क्या है ये? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि है दोस्तों आपका आर्टिकल 32 में ये आपका होता है कवर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी जो है दोस्तों 44 में संविधान संशोधन 1978 जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, उससे इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और इसको बनाया दिया हमने लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A। ठीक है, 300A दोस्तों आपका आता है पार्ट, ओके, तो 300A में जो है ना पार्ट 12 में आता है, 300A के अंडर में हमने इसे बना दिया गया लीगल राइट। क्या बना दिया गया? लीगल राइट। इसीलिए पहले हमारे कितने फंडामेंटल राइट हुआ करते थे? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अब क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, इसे डिलीट कर दिया गया है, इसे डाल दिया गया है आर्टिकल 300A में। इसलिए हमारे पास टोटल कितने राइट हो गए दोस्तों? अब हमारे पास है टोटल फंडामेंटल राइट जो कि हैं 6। ठीक है, कितने हैं? 6। घबराओ मत, सब मामला जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, आप अगर एक फ़ोन लेने जाते हो तो आप बड़े व्याकुल रहते हो उसके फीचर जानने के लिए। आपको बड़ा ही रहता है कि इसका कैमरा कितना है, इसका बैटरी कितना है, इसका सॉफ्टवेयर कैसा है, इसमें मेमोरी कितना है, तो आप ये सारी चीज़ों को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हो। इसी तरीके से मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के फीचर भी बता देता हूँ, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है ना, हम अगर किसी चीज़ के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे को उसके सारी फीचर्स भी पता हों। ठीक है, अगर हमारे को फीचर्स नहीं पता होंगे तो हम उस चीज़ के साथ में ना इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो पाएंगे। ओके, इतना ज़्यादा क्या नहीं हो पाएंगे? फेमिलियर नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे को उसके साथ में बहुत अच्छे से फेमिलियर होना है तो ये ज़रूरी है कि हमारे को उसके बारे में सारी फीचर्स उसके पता हो। तो चलो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के 1 बाय 1 करके सारे फीचर्स बता देता हूँ। तो देखो हमारे पास जो सबसे पहला फीचर है जिसके मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स का फीचर है। आई होप गाइज इसे आप लोग ध्यान से सुनोगे और इसे समझने का ना पूरा आप करेंगे दोस्तों प्रयास। ठीक है, तो चलो मैं चलता हूँ, बताता हूँ। देखो पहला क्या कह रहा है हमसे, सॉरी, पहले में देखो लाइन में क्या कह रहा है, दे आर प्रोवाइडेड विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। एक बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो, और वो ये है, जितने भी फंडामेंटल राइट हमारे को प्रोवाइड कराए गए हैं 12 से लेकर आर्टिकल 35 में, ये दोस्तों एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि ये आपको 100% प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं। लाइक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। पहले एक बात और पहले समझ लेते हैं पूरा। ठीक है, देखो जितने भी हमारे को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराए गए हैं, यह दोस्तों जो है ना, ये हमारे को एब्सोल्यूट नहीं प्रोवाइड कराए गए, यानी कि 100% प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं। ये दोस्तों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ में दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ रुकावट जो है ना वह भी लगाई गई है। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, डिसाइड किया जाता है इटसेल्फ बाय द कोर्ट। ठीक है, इटसेल्फ बाय द कोर्ट, कोर्ट खुद डिसाइड करता है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी कि नहीं होगी इस मैटर में। अब मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो देखो हमारे को संविधान ने दे दिया है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या है हमारे को? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत आप पढ़ोगे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको जो है बोलने की स्वतंत्रता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो आप किसी भी पर्सन को जाके गाली देने लगो। समझ में आता आप लोग? आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी पर्सन को जाके गाली देने लगो। ठीक है, क्योंकि आप तो फिर आपके मन में तो ये होगा ना कि हमारे को राइट टू स्पीच है, हमारे को बोलने को आज़ादी, हम लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालांकि वह सच है कि हमारे को राइट टू स्पीच है, लेकिन हमारे को एब्सोल्यूट राइट टू स्पीच नहीं है, 100% राइट टू स्पीच नहीं है। हमारे लिए ये जो जितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ये दोस्तों कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में दिए गए हैं, कुछ रुकावट के साथ में दिए गए हैं। बात की जाए राइट टू स्पीच की क्या रुकावट है, तो देखिए राइट टू स्पीच की यह रुकावट है कि राइट टू स्पीच में ना आप दोस्तों वो देश जो कि जिनके संबंध भारत के साथ में बहुत एक नंबर के हैं, ठीक है, उनके आप अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप उनके अगेंस्ट में कुछ भी बोलते हो तो आपको दोस्तों पनिश किया जाएगा। आप मैत्री सब देश जो है ना हमारे, उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते। लाइक बात की जाए तो यूएस से जो है हमारा, ठीक है। दूसरा दोस्तों बात करी जाए
तो हमारा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो गया, तीसरा इजराइल हो गया, चौथा रसिया हो गया। तो ये दोस्तों वह देश है, लगभग अगर आप पाकिस्तान को और चाइना को छोड़ दो ना, तो मैं मानता हूँ कि भारत के हर देश के साथ मैत्री संबंधी हैं। तो यहाँ पे ये जो दो देश हैं, चाइना और दोस्तों आपके पाकिस्तान, अगर इनको छोड़कर कोई भी देश के खिलाफ अगर हम लोग अगेंस्ट में बोलते हैं, उसे गालियाँ देते हैं, तो यह दोस्तों जो है राइट टू स्पीच के अंडर में नहीं आता है, हमारे बोलने की अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अब आपको यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और आप उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि भैया मेरे को तो राइट टू स्पीच है, मैं कुछ भी बोलूँ। नहीं, आपको जितने फंडामेंटल राइट है ना, 100% आपको कोई भी नहीं दिया गया है, सबके सब कुछ रुकावटों के साथ दिए गए हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, जैसे राइट टू स्पीच है, तो आप राइट टू स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी किसी को गाली दे दो, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर किसी दूसरे देश को कुछ कहना, तो किसी दूसरे देश को कह दो, इससे इंडिया के साथ अच्छे संबंध नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपको पता लगे सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, उसके अगेंस्ट में आप कुछ भी कह दो, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। आप बिल्कुल भी ऐसा कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, कोई पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, सरकार के दिया हुआ कोई ऑर्डर है, अब आप उसके खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो, तो ऐसा भी दोस्तों आप जो है ना, बिल्कुल भी आप जो है वह नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, आपको जो है वह सरकार जो है वह पनिश कर सकती है। अब दोस्तों आप यहाँ क्या करते हैं, अगला है हमारे पास कि आप दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे भारत की सॉवरेनिटी जो है और जो इंटीग्रिटी है, उसके अगेंस्ट में देखो दोस्तों कुछ भी बोल देते हैं। भारत की जो जो स्वायत्तता है, जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है, जो उसके अगेंस्ट में अगर आप कुछ बोल देते हैं, तो ये भी दोस्तों आपका राइट टू स्पीच के अंडर में नहीं आएगा। तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, ये आपको 100% नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं, ये आपको कुछ रुकावटों के साथ दिए गए हैं, कुछ निबंधनों के साथ दिए गए हैं। और ये कुछ रुकावटें ऐसी हैं जिनको अगर आप नहीं मानोगे तो आपको पनिश भी किया जा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है आपको पनिश भी कर सकती है। तो यहाँ पे एक मैंने आपको एग्जांपल दिया राइट टू स्पीच का, अगला आपको देता हूँ राइट टू मूवमेंट का। अब आपने कहा यार फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि राइट टू मूवमेंट अपने को आर्टिकल 19 में, हम तो साहब कहीं भी जाएंगे, लेकिन नहीं, राइट टू मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है। राइट टू मूवमेंट में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो ये हैं कि आप ट्राइबल एरिया जो हैं, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ जो हैं, जो कि मेनली हमारे ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। इन ईस्टर्न स्टेट में जितना भी ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है, ठीक है, उनके एरियाज़ में आप बिना स्टेट से परमिशन लिए नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर जी मेरे को तो राइट टू मूवमेंट है, मैं कहीं जा सकता हूँ, मैं ट्राइबल एरिया में जाऊँगा, घूमूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो इससे दोस्तों जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनका जो इकोलॉजी है वह दोस्तों डिस्टर्ब होगा, और जो बिल्कुल भी वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी जो राइट टू मूवमेंट है ना, वह भी दोस्तों आपको 100% प्रोवाइड नहीं कराया गया है। मैं आपसे और चलो एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब जैसे दोस्तों बात आती है, जैसे आपकी बात आती है दोस्तों फ्रीडम ऑफ असेंबली, आर्टिकल 19 में ये भी फॉलो करता है। अब आप कहो कि सर जी हम तो रोड जाम कर देंगे, हमारे को तो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, हम लोग 20 लोग ले आएंगे और दोस्तों रोड जाम है ना, रोड पे चक्का जाम कर देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। राइट टू असेंबली तो है, चलो ठीक है, आप लोग कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट के आप कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो, ठीक है। लेकिन इकट्ठा होने का मीन्स ये नहीं कि आप कहीं पर भी इकट्ठा हो जाओ और ऐसे करके इकट्ठा हो जाओ कि जो पब्लिक ऑर्डर्स है ना, उनको दोस्तों आप नहीं मानो। पब्लिक के लिए आप जो है ना, वह दोस्तों परेशानी का कारण बन जाओ। आप इस तरीके से असेंबली बना लो जिससे कि दोस्तों रोडी जाम, पता लगे रोडी जाम कर डालो आप पूरा, ठीक है। आप फिर आपसे कहे कि आगे गवर्नमेंट भैया ऐसा क्यों कर, आपको अरे फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फिर वो भी कहेगी चचा फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं है चचा, जितने फंडामेंटल राइट है ना आपको वह दोस्तों रिस्ट्रिक्शन के साथ में प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, इस वर्ड को रट लो, निबंधन, ठीक है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन यानी कि रुकावट। तो ये जो है ना आपको बहुत 100% नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं, कुछ रुकावटों के साथ में प्रोवाइड कराए गए हैं। चलो मैं अगली लाइन पे चलता हूँ। आई होप आपको ये लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स वाइल अदर आर अवेलेबल टू द पर्सनस। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है, आर्टिकल 15 लिख लो कॉपी पे। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे वह आर्टिकल है ना जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं, जो एलियंस को नहीं दिए जाते। अब सर जी एलियंस क्या होता है?
अब भैया इसको देखने के लिए तुम्हारे को देखनी पड़ेगी सिटीजनशिप की वीडियो, तो उसको जाके देखो। एलियंस कुछ नहीं होते यार, विदेशी होते हैं, ठीक है। तो हमारे देश के जो सिटीजन्स होते हैं उनको दोस्तों यह आर्टिकल दिए। इन आर्टिकल जो है ना, ये दोस्तों इन आर्टिकल का जो फ़ायदा होता है वह मिलता है हमारे सिटीजन्स के लिए। इन आर्टिकल का जो फ़ायदा है वह एलियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आपको यह बात जो है वह क्या करनी है, अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। इनको अगर छोड़ दिया जाए, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल कहाँ कहाँ से आते हैं, 12 से 35 तक। इन 12 से 35 तक में वह आर्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं वह हैं 15, 16, 19, 29, 30। बाकी जो आर्टिकल हैं वह सिटीजन्स के लिए भी हैं और आपके एलियंस के लिए भी हैं, ठीक है। वह किन के लिए हैं, सिटीजन्स के लिए भी हैं और आपके फॉरेनर्स के लिए भी हैं, ठीक है। तो आपको यह बात भी क्लियर होनी चाहिए। दे आर जस्टिफिएबल, देखो दे आर जस्टिफिएबल का मीनिंग क्या है कि अगर कभी भी गवर्नमेंट या कोई ऐसा इंडिविजुअल या फिर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा कोई काम करता है जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वायलेट। फॉर एग्जांपल, मैं एक लोअर कास्ट से आता हूँ, ठीक है। मेरे साथ में एक लड़का आता है और वो दोस्तों क्या करता है, अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, उसको करता है प्रैक्टिस। यानी कि मेरे साथ में वो क्या मानता है, छुआछूत मानता है, ठीक है। तो मैं इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ और उस पर्सन के खिलाफ कंप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं अगर हमारे एक का भी वायलेशन कोई करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये निगेटिव हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। क्योंकि इन राइट का अगर हमसे हनन किया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में इनके भी खिलाफ जा सकते हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है हमारे साथ में छुआछूत मानता है, मैं जिस ग्लास से पानी पीता हूँ, मैं जिस बॉटल से पानी पीता हूँ, मैं जिस नल से पानी पीता हूँ, उससे मैं पानी ही नहीं पीता, यानी कि मेरे साथ छुआछूत प्रैक्टिस करता है, तो मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ, उस इंडिविजुअल के खिलाफ जाके कंप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। अब कल को एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। मान लो कल को एसएससी में वैकेंसी आई, ठीक है। अब एसएससी में क्या किया गया, एसएससी में जो भी हैं, जो भी इसके प्रभारी हैं, जो भी इसके प्रमुख हैं, वह क्या करते हैं, वो कहते हैं सर जी हम एसएससी में उन्हीं को लेंगे जो हायर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट वालों को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे भी दोस्तों हमारा जो हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 16, जिसमें कहा गया है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा वह दोस्तों इक्वली सबको दिया जाएगा, वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लाइक आपका रेस का, कास्ट का, सेक्स का, प्लेस ऑफ बर्थ का, इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एसएससी के एग्ज़ाम में तो यार किया जा रहा है। तो इसको लेके मैं जो कि लोअर कास्ट का बंदा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। यानी कि जितने फंडामेंटल राइट्स हमारे को दिए गए हैं, अगर इनका कोई वायलेशन करता है, ठीक है, अगर इनका कोई वायलेशन करता है तो मैं इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। मैं भैया कह सकता हूँ देखो यार, संविधान में लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ बर्थ को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये यार ऐसा पर्सन है यूपी वालों को जॉब दे रहा है, हम बिहार के, हमें जॉब नहीं दे रहा है, तो उसको लेके मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मेरा जो है वो सुनवाई होगा, ठीक है। और मेरे को जो है वो जो पर्सन है जो ऐसा कर रहा है, जो सिर्फ यूपी वालों को जॉब दे रहा है, बिहार वालों को जॉब नहीं दे रहा है, जो कि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उसे दोस्तों हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो तुरंत क्या करेगा, पनिश करेगा, उसको क्या कर देगा, तुरंत दोस्तों से एक पनिशमेंट दे देगा। तो आई होप गाइस आपको यह लाइन भी जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। कोई परेशानी हो तो बताओ दोस्तों किसी तरीके की। आई होप आप इस सेशन में एंजॉय कर रहे होगे। अगला है हमारे सामने जो लाइन है वह दे आर परमानेंट, दे आर नॉट परमानेंट। इसका क्या मतलब वो देखो, जितने भी फंडामेंटल राइट है ना ये परमानेंट नहीं है। अगर हमारा पार्लियामेंट चाहे तो इन्हें डिलीट भी कर सकता है और दोस्तों क्या कर सकता है, इनमें कोई बदलाव भी कर सकता है, यानी कि इनमें कोई भी चेंजेस ला सकता है। अगर हमारा पार्लियामेंट जो है वह चाहे तो इनमें कोई भी बदलाव ला सकता है या फिर इन्हें पूरा डिलीट ही कर सकता है। जैसे कि आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है उसे डिलीट कर दिया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरीके से जितने फंडामेंटल राइट हैं पार्लियामेंट को अधिकार है उनको डिलीट कर सकता है। लेकिन एक यहाँ पे शर्त है, वो शर्त ये है, जो दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्रिन है, ठीक है, वह दोस्तों बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर्स हैं उन बेसिक फीचर्स में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि आपने कोई फंडामेंटल राइट में कोई भी बदलाव किया
और कोई भी चेंज नहीं आया बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, वह चेंज मान लिया जाएगा, या फिर वह जो है आपने जो डिलीट कर दिया है पूरा फंडामेंटल राइट वो डिलीट भी मान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगी। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट हटाया जाता है, जिससे दोस्तों जो बेसिक डॉक्टराइन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बच्चे को सोच रहे होंगे कि सर जी ये बेसिक डॉक्टराइन क्या होती है, बेसिक फीचर क्या होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। दोस्तों अगर आपको इसको समझना है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ठीक है। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने में मिलेगा आपको दोस्तों चैप्टर प्रियम्बल में। प्रियम्बल का जो लास्ट वीडियो है उसमें देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, जो डॉक्टराइन है वो क्या है इसकी, ठीक है। तो अगर आपको ये समझना है तो दोस्तों आपको जरूर से गो थ्रू करना पड़ेगा मेरी प्रियम्बल की लास्ट वाली वीडियो पे, क्योंकि यहाँ अगर मैं सारा बेसिक कवर करने के चक्कर में रहा तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी बन जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब यहाँ पे आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने आपको देखो क्या समझाने की कोशिश की, मैंने आपसे सिंपल समझाने की कोशिश की कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो हमारी किसी फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा सकती है, डिलीट कर सकती है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ला सकती है। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वह बदलाव तो लाए, कोई टेंशन की बात नहीं है, मन खुश हो के बदलाव लाए, लेकिन उसके इस बदलाव की वजह से हमारा जो बेसिक फीचर है ना दोस्तों वह चेंज नहीं होना चाहिए। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अगले पॉइंट पर, जो कि है मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। मैंने आपको समझा दिया जितनी भी फंडामेंटल राइट्स है ना वो दोस्तों स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के ही अगेंस्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे चलता हूँ। यहाँ दोस्तों 2 लाइन यार मैंने लिखी थी, पता नहीं मैं किस वजह से दोस्तों ज़्यादा ही नीचे चली गई, इस वजह से आपको नहीं दिख पा रही है, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ के सुना देता हूँ। ये दोस्तों 2 लाइन इसमें यह थी, आप नोट कर लीजिएगा। नेशनल इमरजेंसी जो होती है दोस्तों जब लगाई जाती है देश के ऊपर, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज की जाती है कंट्री के ऊपर, तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सबके सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को अगर छोड़ दिया जाए तो जब भारत में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। अगर हम आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 है दोस्तों, आर्टिकल 20 है आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 बहुत फेमस है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो आर्टिकल 20 और 21 है ना यही दोस्तों आपके बने रहेंगे, बाकी सारे जो आर्टिकल होते हैं बस सस्पेंड हो जाते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, इंग्लिश में बता देता हूँ। इफ़ नेशनल इमरजेंसी imposed in India, then all the fundamental right will be suspended except Article 20 and 21, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, एक बार आप लिख लीजिए। If national emergency is imposed in India, if national emergency is imposed in India, then all the fundamental right will be suspended except Article 20 and 21। हिंदी वाले बिल्कुल टेंशन ना करें, हिंदी में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारे पास, जो 6 फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे को दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 19 के भी अंदर कितने फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराए गए हमारे को 6, ठीक है। ये दोस्तों सस्पेंड कर दिए जाते हैं अगर दोस्तों हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लग रही हो ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, यानी कि अगर हमारे यहाँ पे दूसरे देश से अगर हमारी लड़ाई हो जाए, ठीक है, चाइना से आज मान लो लड़ाई हो जाए, आपने देखा होगा सिक्किम पे अभी हुआ है रिसेंट में ही इंडिया और चाइना का झड़प, जिसमें ट्रूप जो हैं वो कुछ चाइना के भी घायल हुए हैं, कुछ अपने भी घायल हुए हैं, लेकिन खुशी की बात यह है चाइना के ज़्यादा हुए हैं, हमारे कम हुए हैं। तो ग्राउंड ऑफ वार अगर दोस्तों किसी से हमारी कोई लड़ाई हो जाती है, ठीक है, किसी दूसरे देश से, तो जितने भी फंडामेंटल राइट हमारे को आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं वो सबके सब स्वतः सस्पेंड हो जाते हैं। अगर दोस्तों एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए, यानी कि बाहर के देश के लोग हमारे, बाहर के जो लोग हैं, बाहर देश के लोग हमारे देश के अंदर घुस जाएं, ठीक है, एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए, अगर बाहर के देश के लोग जो हैं वह हमारे देश के अंदर घुस जाएं, तब भी दोस्तों आर्टिकल 19 में जो 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो 6 राइट दिए गए हैं वह दोस्तों आपके सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है, यानी आपके सस्पेंड कर दिए जाएंगे कुछ समय के लिए। अगर दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड बनता है आर्म रिबेलियन का, यानी कि हमारे भारत के अंदर से ही कुछ ग्रुप या कुछ समूह गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दोस्तों मोर्चा खोल दे, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जैसे कि आप देखते हो नक्सलिज्म है, ठीक है, नक्सलवादी जो हैं वह दोस्तों हमेशा क्या करते रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दोस्तों मोर्चा खोलते रहते हैं, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो है उसको वो हटाना चाहते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे भारत के अंदर से ही कोई ऐसा ग्रुप उभर के आता है
जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को ही हटाना चाहता है, हमारे पूरी डेमोक्रेसी सिस्टम को ही ख़त्म करना चाहता है। ऐसे कंडीशन में दोस्तों आर्टिकल 19 के जो राइट्स हैं ना, जो राइट टू मूवमेंट हैं, ठीक है, और आपके राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये दोस्तों ख़त्म नहीं होते। राइट टू एसोसिएशन, राइट टू असेंबली, राइट टू मेक कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये क्या होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि ये जो आर्टिकल 19 जो दिए गए हैं, आर्टिकल 19 के अंडर में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू एसोसिएशन, राइट टू असेंबली, राइट टू मूवमेंट, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इस तरह के जो भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंडर में, ठीक है। ये दो ही स्थिति में दोस्तों आपके सस्पेंड होते हैं। वो है दोस्तों, पहली है जब हमारे दूसरे देश से किसी से वॉर हो जाए, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, जब हमारे किसी दूसरे देश से वॉर हो जाए, और जो दूसरी है वह है दोस्तों कि कोई दूसरे देश की बहुत बड़ी सेना हमारे भारत के अंदर घुस जाए, ठीक है। ये कब सस्पेंड नहीं होगा, तो ये तब सस्पेंड नहीं होता है, आपको याद रखना है, जब आर्म रिविलियन होता है, ठीक है, आर्म रिविलियन होता है। आर्म रिविलियन का मतलब होता है जब हमारे भारत के अंदर से ही कोई ग्रुप निकल कर आए और जो हमारे जो इंडियन की जो गवर्नमेंट है, भारत की जो गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। चलो इसको ले चलता हूँ आगे। हिंदी में दिया हुआ है, बेपूर्ण नहीं है लेकिन योग्य है, मैंने आपको बता दिया कि पूर्ण नहीं है लेकिन योग्य है। इन उनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ किसके लिए हैं, व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हैं। वे उचित हैं और बेस्थायी नहीं है। उचित तो हैं, कैसे हैं दोस्तों, उचित हैं, यानी कि आप इनको लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन स्थायी नहीं है, ठीक है। स्थायी क्या है, ये नहीं है, ये हमारा जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा चेंज किए जा सकते हैं। उनमें से अधिकांश राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है। इसमें जितने फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो दोस्तों जो आर्बिटरी एक्शन है, जो दोस्तों एक्शन होती है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, उसके खिलाफ में दिए गए हैं। अब यहाँ पे वही दिया गया है जो मैं आपको अभी समझा रहा था। अब दोस्तों एक आर्टिकल हम लोग आज पढ़ लेते हैं, इसको दोस्तों इसके बाद मैं क्लास को कर दूंगा एंड, क्योंकि क्लास बहुत लंबी खिंच रही है अपनी यार। तो आर्टिकल 12 क्या है, देखो आर्टिकल 12 में दोस्तों एक टर्म को डिफाइन किया गया है स्टेट के लिए। किसको डिफाइन किया गया, स्टेट के लिए, ठीक है। वैसे तो स्टेट की अगर हम लोग बात करें कॉमन भाषा में, तो हम लोग मानते हैं राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ऐसे करके हम इसे बोल देते हैं स्टेट। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल 12 है वो स्टेट को किसी और ही नज़रिए से डिफाइन करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है। आपको याद रखना, फंडामेंटल राइट में जो स्टेट का जो मीनिंग होता है वह सामान्यतः वह नहीं होता जो हम सामान्यतः राज्य को समझते हैं। हम लोग सामान्यतः राज्य को समझते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, लेकिन यहाँ पे जो मतलब होता है स्टेट का वह यह नहीं होता। अब सर जी फंडामेंटल राइट, अब ये स्टेट का मतलब क्या होता है फंडामेंटल राइट में, ये भी समझ लो। देखो स्टेट का मीनिंग होता है दोस्तों किसी ऐसी चीज़ से जो कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। यानी कि स्टेट जो वर्ड है उसमें वह चीज़ें दोस्तों आपकी आती हैं जो कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब बात कर लीजिए यार गवर्नमेंट से क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई हैं, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या जुड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद ही गवर्नमेंट जुड़ी हुई है। फिर दोस्तों पार्लियामेंट, आप लोग अच्छी तरीके जानते हो, पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, हमारी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से ही, चाहे हमारी दोस्तों पार्लियामेंट से ही, ये दोस्तों हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से ही जुड़ी हुई हैं। फिर बात आती दोस्तों स्टेट की, ठीक है, और दोस्तों आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, और दोस्तों लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है, यानी विधानसभा की और विधानमंडल की। तो यहाँ पे जो विधानसभा है, विधानमंडल है, ठीक है, और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है ये भी दोस्तों किसके साथ जुड़ी हुई होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही जुड़ी हुई होती है। तो ये भी किसकी डेफिनेशन के अंडर में फॉल करती है, आपकी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में फॉल करती है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर 4 चीज़ें फॉल करती हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट। अगर आपको सबसे सिंपल तरीके से याद रखना, अगर आपको ये भी याद रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इतना याद रखो, कोई भी ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है वह आपके आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में फॉल करेगी, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में आएगी। तो यहाँ पे स्टेट एंड दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर, सीधी सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट से ही चाहे स्टेट लेजिस्लेचर से, दोनों की दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई होती हैं। फिर दोस्तों आपकी मैं उन बॉडीज़ की बात करता हूँ जो किसी भी विधि के आधार पर बनाई गई, यानी कि जिनको हमने बनाने के लिए किसी विधि का इस्तेमाल किया है। सिंपल है यार, हमने अगर किसी भी बॉडी के लिए बनाया है किसी विधि से, ठीक है, तो यानी कि वह क्या कहलाएंगे इंग्लिश में, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, यानी कि विधायक बॉडी। तो विधायक जो बॉडी होती है, विधायक जो निकाय होते हैं, वह निकाय होते हैं जो किसी भी विधि के द्वारा निर्माण किए जाते हैं, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी आर दोज बॉडी विच इज़ मेक बाय एन स्टैट्यूट या फिर विच इज़ मेक बाय एनी लॉ। यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडी होती हैं जो किसी
एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं, किसी कानून के द्वारा बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे जितनी भी स्टेटरी बॉडीज़ होती हैं जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं, यह भी आपकी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में फॉल करती हैं। मैं अगर आपसे बात करूँ तो आप लोग लगा लीजिए LIC है, ONGC है, सेल है, तो यहाँ मैं काफ़ी सारी आपको गिना सकता हूँ। वह हैं ये दोस्तों जो कि आपकी किसी भी एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं, तो इसलिए किसी डेफिनेशन के अंडर में फॉल करते हैं, स्टेट की डेफिनेशन में अंडर फॉल करते हैं। अब आप बताइए क्या दोस्तों ये गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल यार रिलेटेड है भैया। पार्लियामेंट ने एक्ट पारित किया तब जाके ये नहीं है, तब तो गवर्नमेंट से सीधे रिलेटेड है, ठीक है, गवर्नमेंट से तो ये सीधे रिलेटेड है। चौथा आता है दोस्तों लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है। कौन सी अथॉरिटी? लोकल अथॉरिटीज़। अब ये लोकल अथॉरिटी भी किससे बनी हुई है? किसी कानून से बनी हुई है, किसी अमेंडमेंट एक्ट से ही बनी हुई है। अगर आपकी बात कर ली जाए तो दोस्तों पंचायत हो गई, ठीक है, आपकी बात कर लिया म्यूनसिपैलिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, ट्रस्ट हो गए, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, जैसे म्यूनसिपैलिटी हो गई, संविधान संशोधन 74 से बनाई गई, पंचायत हो गया, संविधान संशोधन 73 से बनाई गई, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड होते हैं, फिर आपका दोस्तों ट्रस्ट हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं ना, यह भी आपकी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में ही फॉल करती हैं। तो आप मैं एक बार समरी कर देता हूँ। स्टेट का कुछ मतलब नहीं होता, स्टेट का मतलब होता है दोस्तों इन 4 चीज़ों से, यानी कि स्टेट के जो डेफिनेशन उसके अंदर ये 4 चीज़ें फॉल करती हैं। सबसे पहले तो आप याद रखो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। दूसरा दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, एंड दोस्तों आपका स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। अगला है दोस्तों आपका जो इसमें फॉल करता है वह रहता है दोस्तों आपका यहाँ पे, वह रहता है दोस्तों आपका यहाँ पे जो कि रहता है दोस्तों वह बॉडी से जो कि किसी स्टैट्यूट से बनाई गई, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ठीक है। ये भी किस में फॉल करता है? आपका स्टेट की डेफिनेशन में। अगला दोस्तों आपका फॉल करती हैं जो होती हैं दोस्तों आपकी लोकल बॉडीज़, जैसे कि पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, यह भी आपकी फॉल करती है अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रोकते हैं दोस्तों। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर फुल टू फुल एंजॉय आया होगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानकारी जानने को मिली होगी। और यार मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, बिलीव में सबका सब एग्ज़ाम सेंट्रिक है। मेरा पूरा विश्वास है ना कि यहाँ से ना कुछ बच के जा ही नहीं सकता, मेरा पूरा विश्वास है यार। मतलब तुम लोग यकीन मानो, इतना मैं सेंट्रिक पढ़ाता हूँ, मेरा पूरा प्रयास होता है ना, मैं कुछ 0.1% भी इधर उधर का नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल वही पढ़ाना चाहता हूँ जो कि पेपर के लिए रिलेवेंट है। सिलेबस बहुत बड़ा है यार, अगर मैं इधर उधर की चीज़ें पढ़ाऊँगा ना तो मैं कितना पढ़ाऊँगा आपको, इतना पढ़ाऊँगा आप पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो बहुत ही ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। इधर उधर का पढ़ोगे ना तो उससे कभी भी सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप यार आपको मज़ा आएगा सेशन में। इसी तरीके से मेरा आपसे वादा है, हर एक सेशन में इसी तरीके से आपको मज़ा आता रहेगा। थैंक यू गाइस, मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। जय हिंद। हमेशा दोस्तों एक कोशिश किया कीजिए, वो ये है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आया करें तो ज़रूर उन्हें शेयर कर दीजिए करिए। क्योंकि यार देखो, शेयर करने से होता क्या है ना कि आपके लिए दोस्तों कुछ नहीं आता, 1-2 सेकंड में आपका हो जाता है शेयर, लेकिन हमारे को उससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ज़रूर से यार शेयर कर दिया करो। थैंक यू।